वेलकम एवरीबॉडी। बेटा मेरा नाम है गुंजिश शर्मा एंड मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ लाइफ प्रोसेसेस। बेटा अगर आप लोगों ने हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ यानी कि वो क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जो आप लोगों के हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं। एंड इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को कंसेप्ट की क्लैरिटी भी देने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं बड़ा जी सेशन को विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड ऑफ टाइम। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। ध्यान से समझना बेटा, वो सारे प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। जैसे मैंने आपको बोला बेटा कि आप लोगों को 10 दिन के लिए खाना नहीं खाना है तो आप निपट जाओगे, राइट? हम लोग निपट जाएंगे। तो बेटा मैंने आपको बोला बेटा 5-10 दिन के लिए खाना नहीं खाना है तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? नो मैम। तो बेटा खाना खाना इज अ लाइफ प्रोसेस। मैंने आपको बोला बेटा 5-10 मिनट के लिए सांस नहीं लेना है, क्या आप लोग बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हो? नो मैम। इसका मतलब बेटा जी कि सांस लेना इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। तो बेटा वो सारे प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं, जिनके बिना हम मर जाएंगे, ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? वी कॉल देम लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा जी खाना खाना एंड उस खाने का यूटिलाइजेशन होना। यानी आप लोगों को भूख लगी, आपने समोसे को खाया, समोसे का डाइजेशन हुआ बॉडी में, उससे ग्लूकोज बना एंड उस ग्लूकोज को सेल ने यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करके एटीपी बना लिया। इस पूरे प्रोसेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट न्यूट्रिशन। बात समझ में आई है? बेटा न्यूट्रिशन जो होता है उसके दो तरीके होते हैं, उसके दो मोड्स होते हैं। नंबर 1 तरीके का मोड होता है ऑटोट्रोपिक, जैसा कि शब्द ही बता रहा है बेटा। ऑटो का मतलब होता है देखो सेल्फ। जहां भी बायोलॉजी में ऑटो आ जाए, ऑटो होता है ना, ऑटो सेल्फ। ट्रॉपिक का मतलब होता है बेटा, ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि बेटा वो तरीके का न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। वो ये कहता है भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? वी बेसिकली कॉल इट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं भाई? इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। बात क्लियर है? तो भाई अब कौन कौन अपना खाना खुद बना लेता है? बेटा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि बेटा उनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्लोरोफिल है। तो अगर किसी को अपना खाना खुद बनाना है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करेगा बेटा? लाइट को पकड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा। बात समझ में आई? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा कौन शो करता है? ग्रीन प्लांट शो करते हैं। इसके अलावा बेटा जी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया शो करता है, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं भैया विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आई? तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको कुछ पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको डेफिनेशन नहीं पता है, क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको ये नहीं पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बेटा आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन और हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन के लिए ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई अगर किसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होंगे, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो बेटा जब भी किसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप देखने को मिलते हैं, ये पता होना जरूरी है, जरूरी है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है बेटा जी? मैंने अभी आपको बोला अगर आप किसी प्लांट को देखोगे, उसकी लीफ को देखोगे, लीफ क्या है? लिविंग है। एंड कोई भी चीज जब लिविंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल, सेल से मिलकर के बनी होगी ना। अगर बेटा आप प्लांट के सेल को देखोगे तो उसके अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बेटा क्लोरोफिल। तो अगर किसी के अंदर क्लोरोफिल है, जैसे ही उसके ऊपर लाइट आकर के गिरेगी वो क्लोरोफिल उस लाइट को पकड़ लेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा जी? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ऊपर जैसे ही लाइट एनर्जी आकर के गिरेगी क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर लेगा। पर जैसे ही क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को ट्रैप किया उसने कहा कि भाई इससे तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, अगर मुझे खाना बनाना है तो मुझे एटीपी चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो बेटा स्टेप नंबर 2 के अंदर प्लांट क्या करता है बेटा? स्टेप नंबर 2 के अंदर प्लांट क्या करता है? वो जो लाइट एनर्जी उसने पकड़ी है उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। एंड केमिकल एनर्जी क्या होगी बेटा? बेसिकली एटीपी। यानी स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा बेटा? लाइट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एंड एक और चीज होगी इसी स्टेप के अंदर, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर टूट जाएगा, उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। बात क्लियर हुई? ठीक है। जैसे ही स्टेप 2 कंप्लीट होता है बेटा उसके बाद होता है स्टेप 3। अब भाई प्लांट के पास ऑलरेडी एटीपी है तो उसको यूज करके वो क्या कर लेगा? खाना बना लेगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा पार्ले जी का बिस्किट लेकर के आओ मेरे लिए, तो अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या पार्ले जी का बिस्किट आएगा? नहीं। तो जैसे
पैसा चाहिए होता है ना बेटा, वैसे ही सेल के अंदर कोई भी अगर काम करवाना है आपको, चाहे कोई प्रोटीन बनवाना है, चाहे किसी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाना है, कुछ भी काम करवाना है, चाहे खाना बनाना है, तो आप लोगों को क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है। एंड क्योंकि एटीपी को बनाना था, इसीलिए क्या ट्रैप किया गया था? लाइट एनर्जी को ट्रैप किया गया था। एंड उसी लाइट एनर्जी को स्टेप नंबर 2 में किसमें कन्वर्ट कर लिया गया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया गया। स्टेप नंबर 3 क्या होता है बेटा? स्टेप नंबर 3 के अंदर जो CO2 होता है उसका रिडक्शन कर दिया जाता है। अब रिडक्शन क्या होता है बेटा? रिडक्शन के दो ही मतलब होते हैं, या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो किसी स्टेप के अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। एंड अगर हम वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तब भी वो रिडक्शन कहलाता है। तो बेटा क्या होता है स्टेप नंबर 3 के अंदर? जो CO2 का मॉलिक्यूल होता है उस CO2 के मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर दिया जाता है। इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। एंड जैसे ही उसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है बेटा, क्या बन जाता है? खाना बन जाता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अब भाई प्लांट भी तो लिविंग है ना, उसके अंदर भी तो सेल है, तो जितना खाना प्लांट को चाहिए वो यूज कर लेता है, एंड बाकी खाने को बेटा वो स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के बताओ भाई, सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के बताएंगे कि प्लांट के अंदर तो खाना स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन आप लोगों की बॉडी के अंदर बेटा जो एक्सेस अमाउंट का ग्लूकोज होता है, हमने खाना खाया, जितना सेल्स को चाहिए था सेल्स ने ग्लूकोज यूज कर दिया, बाकी ग्लूकोज को बेटा स्टोर कर दिया जाता है। कौन सी फॉर्म में? सारे बच्चे अपने आंसर को ड्रॉप करेंगे इन द चैट सेक्शन, ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरे प्यारे बटरफ्लाइज को कितनी चीजें समझ में आ पा रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को डिस्कस करना है, देखो ऑटोट्रॉपिक समझ में आ गया। दूसरा तरीके का न्यूट्रिशन होता है बेटा जी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरो शब्द का मतलब क्या होता है? अदर। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा? नरिशमेंट। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन बेटा जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता। अब जब खुद नहीं बना रहा है तो किसी से छीनेगा कि भाई मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे। बात समझ में आ रही? तो बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता, किसी और से खाना लेगा, किसी और से खाना छीनेगा, किसी से भी छीन सकता है, चाहे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले ले, चाहे होस्ट की बॉडी के ऊपर रह करके ले ले, किसी भी तरीके से खाना लेगा, लेकिन खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और इनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी है, जहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बनता है इन द हाफ ईयरली का पेपर, इन द बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो क्या है? दीज आर इंपॉर्टेंट कंसाइज नोट्स है बेटा जी। ऐसे नहीं है कि मैं उठ करके आगे मैंने कहीं से भी बना दिए। दीज आर इंपॉर्टेंट कंसाइज नोट। ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को कर लेते हो देन आप लोगों को गारंटेड अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इन द बायोलॉजी का एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, वीडियो को लाइक कर लें, एंड यू कैन शेयर द वीडियो बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो दैट शेयरिंग इज ऑलरेडी कैरिंग। बात समझ में आ रही? देखो अगली चीज जो हमें डिस्कस करनी है बेटा दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम लोग अगर अपनी बात करते हैं बेटा, ह्यूमन की बात करते हैं, तो हम लोग ऑटोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉप है? वी आर हेटेरोट्रॉप। क्यों? क्योंकि भैया हमें अपना खाना खुद बनाना नहीं आता है, क्योंकि हमारे सेल्स को फोटोसिंथेसिस करना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बेटा हमारे सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, एंड अगर क्लोरोफिल नहीं है तो लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए बेटा हम खाना किसी और से लेते हैं। जैसे सपोज करो मुझे भूख लगी तो मैंने समोसा खाया। अब समोसा कैसा खाना है बेटा? समोसा कॉम्प्लेक्स फूड है, एंड कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी यूज करना नहीं जानती, कॉम्प्लेक्स फूड को सेल्स यूज करना नहीं जानते। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है चलने के लिए, वैसे ही सेल्स को क्या चाहिए होता है बेटा? सेल्स को चाहिए होता है ग्लूकोज। क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है? तो ना जितना भी कॉम्प्लेक्स खाना हम खाते हैं वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स खाना हमारी बॉडी के अंदर चक्की चलती है, चक्की चलती है। चक्की इज नोन एज व्हाट? डाइजेशन। एंड चक्की चलेगी किसकी हेल्प से बेटा? एंजाइम्स की हेल्प से। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को, यानी कॉम्प्लेक्स खाने को धीरे 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 चक्की चला के चक्की चला के चक्की चला के कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? सिंपल फूड मटेरियल में। फॉर एग्जाम्पल बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। For example, beta ji, protein will get converted into amino acid. For example, beta ji, fat molecules will get converted into fatty acid plus glycerol. क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? फिर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही ग्लूकोज बन जाएगा, उस ग्लूकोज को उठा करके ब्लड में फेंक दिया जाएगा। जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा वैसे वैसे ग्लूकोज मूव करेगा, एंड जिस भी सेल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी वहां ग्लूकोज को पहुंचा दिया जाएगा, एंड उस ग्लूकोज को यूज करके सेल अपना एटीपी बना लेगा, उससे सारे काम करेगा। ये है पूरा
प्रोसेस। बात समझ में आई? देखो आप लोगों को क्वेश्चन कहां से आता है बेटा, डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन 3-4 जगह से ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आता है, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ा पैसेज क्या होता है खाने का। तो देखो सबसे पहले आपने खाना खाया तो सबसे पहले खाना कहां जाएगा, द स्टेप नंबर 1 और द प्लेस नंबर 1 दैट इज नोन एज माउथ और बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर जितना डाइजेशन हो सकता है डाइजेशन होगा, उसके बाद फूड पाइप जो है खाने को नीचे लेकर के जाएगी तो खाना पहुंच जाएगा आप लोगों के पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर, जे शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर। वहां पर बेटा जितना डाइजेशन हो सकता है उतना डाइजेशन होगा, उसके बाद खाने को आगे फेंक दिया जाएगा एंड खाना आगे जाएगा बेटा अगली जगह पर जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा फाइनली डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, दैट इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन। पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या किया जाएगा बेटा, डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो जो इंपॉर्टेंट चीजें बनी थी जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड उनको उठा करके ब्लड में डाल दिया जाएगा। ब्लड तैरता 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 सेल्स को दे देगा जाकर के ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके अलावा बेटा क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है बेटा वो वेस्ट है। एंड क्या हम लोग कचरे को अपनी बॉडी के अंदर रहेंगे, रखेंगे, नहीं रखेंगे? तो बेटा उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी बाहर फेंकेगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाएगा एंड पुश करने के बाद थोड़े टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के लिए वो रेक्टम में स्टोर होगा, उसके बाद उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग दैट इज नोन एज एनस। बात क्लियर हुई ना? आप लोगों को देखो क्वेश्चन कहां से आता है बेटा, क्वेश्चन आप लोगों को यहां से आता है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे बनेगा, पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा, क्योंकि अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो आप लोग क्वेश्चन बना करके ले जाओगे, अदरवाइज रह जाओगे। सबसे पहले बेटा आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि डाइजेशन जो है वो 3 ही जगह होता है। सबसे पहली जगह जहां डाइजेशन होता है दैट इज बेसिकली माउथ, मुंह में होता है, बकल कैविटी में होता है। उसके बाद बेटा आप लोगों की जो पाइप है, फूड पाइप, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये फूड पाइप खाने को कहां पहुंचा देती है, स्टमक के अंदर। तो दूसरी जगह जहां डाइजेशन होता है दैट प्लेस इज बेसिकली नोन एज स्टमक। जितना डाइजेशन स्टमक में होना है हो जाता है, उसके बाद खाने को आगे भेज दिया जाता है बेटा। एंड अगली जगह जो होती है दैट इज बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन। अब हमें समझने की क्या जरूरत है बेटा कि हम 3 ही तरीके का खाना खाते हैं, या तो हम लोग खाएंगे अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम लोग खाते हैं बेटा प्रोटीन, जैसे आपने सोयाबीन की बड़ी खा ली, जैसे कोई दाल खा ली। एंड तीसरी चीज बेटा जी जो हम लोग खाते हैं दैट इज फैट। बासन में है, जैसे चोपड़ खा लिया, घी खा लिया आप लोगों ने। बासन में है, यानी हम लोग 3 तरीके का खाना खाते हैं बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा खाते हैं प्रोटीन एंड तीसरा खाते हैं फैट। तो इन्हीं का डाइजेशन होना होगा। तो बेटा सबसे पहली जगह जहां डाइजेशन होता है दैट इज बेसिकली आवर बकल कैविटी, दैट इज बेसिकली आवर माउथ। अब माउथ के अंदर किन चीजों का डाइजेशन हो पाएगा, जिनके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आए? अगर एंजाइम नहीं है किसी का बकल कैविटी के अंदर तो उसका डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि चक्की किसकी हेल्प से चलती है बेटा, चक्की चलती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारे मुंह के अंदर बकल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एंड वो सलाइवरी ग्लैंड बेटा जी एक सिक्रीशन को रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है सलाइवा। एंड सलाइवा के अंदर बेटा जी एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। एंड जहां पर भी आप लोगों को बेटा अमाइलेज शब्द दिखाई दे जाए, अमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा, अमाइलेज डाइजेशन करता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का। बात सुन में आई? जहां पर भी पूरे बायोलॉजी में, पूरे डाइजेशन में आप लोगों को अमाइलेज शब्द दिखाई दे जाए, वो किसका डाइजेशन करता है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। एंड ये अमाइलेज कहां प्रेजेंट है, सलाइवरी, सलाइवरी है। एंड सलाइवरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, बकल कैविटी। यानी ये अमाइलेज कहां का है बेटा, लोकेशन क्या है इसकी, बकल कैविटी है। बात क्लियर हुई? तो बेटा सबसे पहली चीज, क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में होता है, बकल कैविटी में होता है? आप क्या बोलोगे, यस। अगर आपसे कोई पूछे क्यों, क्योंकि वहां एंजाइम प्रेजेंट है, द नेम ऑफ द एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज। दूसरी चीज बेटा जी, क्या प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में होता है, नो। क्योंकि क्यों, क्योंकि कोई एंजाइम नहीं है, कोई चक्की नहीं है, चक्की नहीं है, एंजाइम नहीं है तो पिसेगा कैसे। तीसरी चीज बेटा जी, क्या फैट का डाइजेशन हमारी बकल कैविटी में होता है, नो। वैसे मैं ये बोलूंगी बेटा कि आप लोगों के सलाइवा के अंदर, आप लोगों की जो लार होती है, उस लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं बेटा लुइंगल लाइपेज। क्या नाम देते हैं, लुइंगल लाइपेज। अब ये जो लुइंगल लाइपेज है बेटा, आप मान करके चलो कि 2 से 3% फैट के मॉलिक्यूल का डाइजेशन करता है।
लेकिन 2 से 3% बहुत छोटा अमाउंट है, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करते। अब फैट का डाइजेशन मुंह में हो क्यों नहीं पा रहा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर हमारा एंजाइम प्रेजेंट है? वो इसलिए बेटा जी क्योंकि फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तभी उनको बेटा जी डाइजेस्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे क्या फैट का डाइजेशन बकल कैविटी में होता है, तो क्या बोलोगे? नहीं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी बेटा होता है, 2 से 3% होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर। द नेम ऑफ द एंजाइम इज बेसिकली लुइंगल लाइपेज। बेटा जहां पर भी लाइपेज शब्द आपको दिखाई दे जाए ना, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? लाइपेज डाइजेस्ट करेगा फैट को। बात क्लियर है? जहां भी अमाइलेज दिखाई दे जाए वो किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। जहां पर भी लाइपेज शब्द दिखाई दे जाए वो किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को। अब ये कहां का फैट का मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट, कहां फैट को डाइजेस्ट करेगा? लुइंगल। लुइंगल का लेना देना होता है बेटा टंग से। तो यानी कि ये वाला लाइपेज कहां प्रेजेंट है? दिस लाइपेज इज प्रेजेंट वेयर द टंग इज लोकेटेड। कहां लोकेटेड है टंग? टंग इज लोकेटेड इन द बकल कैविटी। क्या थी बात क्लियर है सारे बच्चों को? यस मैम। ठीक है। तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूं, माउथ के अंदर 3 खाने खाते हैं हम, 3 तरीके के खाने खाते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा? आप बोलोगे यस मैम। क्यों होगा? क्योंकि सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। दूसरा होता है बेटा प्रोटीन। क्या प्रोटीन का डाइजेशन होगा? आप बोलोगे नो मैम। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर कोई भी एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा बेटा क्या फैट का डाइजेशन वहां पर होता है, तो आप बोलोगे नो मैम। वैसे तो नो ही बोलोगे, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नो लिखा हुआ है। लेकिन बेटा अगर आप डीपर यानी इन डेप्थ थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे तो हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लुइंगल लाइपेज। एंड लुइंगल लाइपेज बेटा जी वो फैट का डाइजेशन करता है बकल कैविटी में, बट द डाइजेशन इज ओनली 2 to 3%। बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी जगह बेटा जी जहां पर खाना डाइजेस्ट होता है, अब देखो मुंह के अंदर जितना खाना डाइजेस्ट होना था हो गया, उसको छोटे छोटे बॉल बना करके यानी फूड बोलस की फॉर्म में बेटा जी उसको नीचे भेज दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप। एंड फूड पाइप उस खाने को ले जाती है बेटा नीचे की साइड, और नीचे क्या होता है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर। एंड उस जे शेप्ड स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलते हैं? वी बेसिकली कॉल इट स्टमक। क्या बोलते हैं मेरा लाल? वी कॉल इट स्टमक। इतनी बात क्लियर है? अब देखो स्टमक के अंदर बड़ा उन्हीं चीजों का डाइजेशन होगा जिसके एंजाइम प्रेजेंट होंगे। सबसे पहली चीज क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा? नो। क्यों? क्योंकि कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रोटीन का डाइजेशन होगा? यस, क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट है। द नेम ऑफ द एंजाइम इज व्हाट? पेप्सिन, रेनिन। ठीक है। प्रोटीन जो कि हमारा मिल्क का प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन कौन करता है बेटा? उसकी सबसे पहले कर्डिंग कौन करता है? रेनिन। एंड फिर उसको डाइजेस्ट कौन करता है? पेप्सिन। बात क्लियर हुई है आप लोगों को? ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन बेसिकली कौन करता है? पेप्सिन। एंड रेनिन क्या करता है बेटा? रेनिन क्या करता है? कर्डिंग ऑफ मिल्क। मिल्क की कर्डिंग कर देता है। कर्डिंग का मतलब क्या होता है? कर्डिंग का मतलब होता है बेटा जी कि अगर हम दूध पीते हैं, ठीक है, हमने दूध पिया, ठीक है, तो दूध क्या है? दूध लिक्विड है। एंड लिक्विड के अंदर बेटा अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है और उस प्रोटीन को हमें डाइजेस्ट करना है तो दूध का थोड़े टाइम तक वहां रुकना जरूरी है जहां उसका डाइजेशन होना है, क्योंकि लिक्विड तो फ्लो कर जाएगा ना, फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो उसको थोड़ी देर के लिए वहां रोकना पड़ेगा। अगर कोई चीज फ्लूइड है तो वो थोड़ी देर के लिए रोकना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, यानी कि अगर हम उसे थोड़ा सा क्या कर दें, थोड़ा सा फ्लूइड से हम उसका नेचर कन्वर्ट कर दें सेमी सॉलिड में, तो क्या उसे उस जगह पर रोकना पॉसिबल हो पाएगा? यस। इसीलिए बेटा जी इसीलिए पेट के अंदर रेनिन होता है कि भाई दूध का जो एंजाइम है, दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना है। एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कहां है? केवल पेट के अंदर है, पेप्सिन है। और ये एंजाइम को काम करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा। एंड अगर दूध जो है वो फ्लूट रहेगा तो पास हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका मतलब है उसको कन्वर्ट कर दो, उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर दो। एंड सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करने का काम यानी कि कर्डिंग करने का काम कौन करता है? दैट इज बेसिकली डन बाय व्हाट? रेनिन। बात समझ में आई? तो रेनिन का काम क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? कर्डिंग ऑफ मिल्क। मिल्क की कर्डिंग करने का यानी कि दूध की दही बनाने का काम करता है रेनिन। एंड फिर उसके बाद उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन। बात क्लियर हुई? यस मैम। इसके अलावा बेटा अगर हम समझने की कोशिश करें क्या फैट का डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है, आप बोलोगे नो मैम। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। लेकिन वापस से मैं बोलूंगी बेटा कि हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम
नाम देते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या नाम देते हैं बेटा? गैस्ट्रिक लाइपेज। अब देखो जहां पर भी लाइपेज शब्द आ जाएगा, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को डाइजेस्ट करेगा। एंड ये फैट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो कहां प्रेजेंट है बेटा? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, राइट? तो बेटा स्टमक के अंदर भी फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर फैट का मॉलिक्यूल वहां डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अभी भी बड़ा है। सबसे पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ेगा। तो बेटा हमारे पेट के अंदर फैट का डाइजेशन होता है, लेकिन वो कितने परसेंट होता है? ओनली 2 to 3% होता है। क्यों? क्योंकि अभी भी फैट के मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं, एंजाइम उन पर काम नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू द स्मॉलर पीसेस। बात समझ में आई? ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। अगली चीज है जहां पर डाइजेशन होता है, जो फाइनल डाइजेशन का जगह है, उसका नाम है बेटा जी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं बेटा, हमारी बॉडी ये कह देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये कह देता है कि भाई फाइनल डाइजेशन मुझे चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन मुझे नहीं पता कैसे करोगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेचारी परेशान होती है, और जब हम परेशान होते हैं तो हम अपने फ्रेंड से हेल्प मांगते हैं ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फ्रेंड्स हैं बेटा जी, एक लीवर है एंड दूसरा क्या है बेटा जी? दूसरा पैनक्रियाज है। सबसे मेजर काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास? कि भाई फैट के मॉलिक्यूल जो है वो बकल कैविटी में भी डाइजेस्ट नहीं हुए, पेट के अंदर भी डाइजेस्ट नहीं हुए, उनको डाइजेस्ट करना है कैसे भी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर से बोलती है कि भाई हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, हेल्प कर दे। तो लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है एंड उस बाइल जूस को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है एंड फिर उसको भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड वो बाइल जूस क्या करता है बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को सबसे पहले छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा, तभी एंजाइम काम कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बेटा इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट के मॉलिक्यूल का डाइजेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का दोस्त है लिवर, एंड लिवर क्या बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस कॉन्सेंट्रेट कहां होता है? गॉल ब्लैडर में, एंड उसको कहां भेज दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है बेटा जी? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल, यानी बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बात समझ में आई है? इसीलिए बेटा जी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट के मॉलिक्यूल का डाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि इमल्सिफाई कर लिया हम लोगों ने, इमल्सिफिकेशन ऑलरेडी कर लिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो देखो वही अगली चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे बेटा आप लोगों के, मैं मेक श्योर करके जा रही हूँ बेटा आप लोगों को, मैंने इस तरीके से नोट्स आप लोगों के डिजाइन किए कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएं। बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएं। तो उसके लिए आप लोगों के पास कंसेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है। कंसेप्ट की क्लैरिटी बेटा जी रट्टा मार करके नहीं आती, चीजों को समझ करके आती। तो मेक श्योर करें कि जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हो वहां से आप लोगों की कंसेप्ट की क्लैरिटी ऑलरेडी बन रही हो। ध्यान से समझो बेटा, तीन तरीके का खाना हम खाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वही खाना पहुंचेगा। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? आप क्या बोलोगे? यस मैम, बिल्कुल होता है। किस कौन कौन सा एंजाइम? क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट है ना, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो डाइजेशन होगा ऑब्वियसली। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं बेटा जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं? नंबर 1 पैनक्रियाटिक अमाइलेज। कहां से रिलीज होगा? पेनक्रियास से। दूसरा एंजाइम होता है बेटा जी सक्रेज, जो सक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा। इसके अलावा होता है बेटा लैक्टेज, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा। माल्टेज, जो माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। बात सुन में आई है? बात समझ में आई है? यानी अलग अलग शुगर के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग तरीके के एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज रिलीज करता है, क्योंकि दूसरा फ्रेंड क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज भी भेजता है एंजाइम के भाई ले 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 और डाइजेस्ट कर दे सारी चीजों को, अपना वर्कलोड खत्म कर दे। तो पहला बेटा जी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो मेजर डाइजेशन करता है, दैट इज व्हाट? दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। कहां से रिलीज होता है? पेनक्रियाज से। अमाइलेज है तो किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। दूसरा एंजाइम क्या है बेटा? सक्रेज। किसको डाइजेस्ट करेगा? आप बोलोगे मैम सुक्रोज, शुगर को। लैक्टेज किसको डाइजेस्ट करेगा? मैम लैक्टोज को। माल्टेज किसको डाइजेस्ट करेगा? मैम माल्टोज को। क्या बात क्लियर हुई इसमें? बेटा दूसरा जो होता है खाना वो कौन सा होता है? दूसरा होता है प्रोटीन के मैक्रोमोलेक्यूल। इनको डाइजेस्ट करने के लिए दो एंजाइम होते हैं, पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिन। कौन रिलीज करता है? पेनक्रियाज रिलीज करता है। तीसरा होता है बेटा जी फैट के मॉलिक्यूल को कौन डाइजेस्ट करता है? मैंने आपको बोला था फैट के मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है अमाइलेज, वैसे ही फैट को डाइजेस्ट करता है लाइपेज। लाइपेज लाइपेज लाइपेज। बात समझ में आई है? अपना अगला टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना है, यानी कि सेकंड लाइफ प्रोसेस जो हम लोगों को डिस्कस करना है, द नेम ऑफ द सेकंड लाइफ प्रोसेस इज नॉन अदर देन व्हाट? दैट इज नॉन अदर देन बेसिकली रेस्पिरेशन। ध्यान से समझो रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज।
यानी कि मैंने आपको बोला था बेटा, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही बेटा जी हमारे सेल्स को काम करने के लिए, क्योंकि सेल्स काम कब करेंगे, जब एटीपी बना पाएंगे, राइट। वो कोई प्रोटीन तब बना पाएंगे जब उनके पास एटीपी होगा। अब एटीपी कैसे बनता है, खाने से बनता है। एंड सेल के लिए खाना क्या होता है, ग्लूकोज। एंड वो ग्लूकोज कहां से आता है, जो खाना हम खाते हैं, जैसे समोसा खाया, वो समोसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर, ग्लूकोज में। एंड उसी ग्लूकोज को उठा करके सेल को दे दिया जाएगा। सेल उस ग्लूकोज को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद उससे क्या बना लेगा बेटा, एटीपी बना लेगा। जैसे बाहर की दुनिया में चाहिए होता है पैसा, वैसे ही अंदर की दुनिया में क्या चाहिए होता है, एटीपी। अगर कोई भी काम करवाना है आपको सेल से, कोई प्रोटीन बनवाना है, कोई ट्रांसपोर्ट करना है प्रोटीन, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, वी रिक्वायर एटीपी बेसिकली। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो अगली इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि कुछ भी आए फोटोसिंथेसिस के अंदर ना आए, लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। मैंने जैसे आप लोगों को बोला बेटा, आप लोगों को डाइजेशन में कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का डाइजेशन कहाँ पॉसिबल है, एंड वो किस एंजाइम की वजह से पॉसिबल है। बात समझ में आई? वैसे ही बेटा जी आप लोगों को रेस्पिरेशन में कुछ आए ना आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई भाई ग्लूकोज को कितने तरीके से तोड़ा जा सकता है, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द pathways by which glucose can be converted or broken down into the simpler substances in order to produce the ATP। बात समझ में आई है आप लोगों को, बात समझ में आई है? तो बेटा ये जो फ्लो चार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पूरा, ठीक है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा आप लोगों को ज्यों की त्यों पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। एंड मुझे नहीं लगता है बेटा ऐसा कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जहां पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया हो। So this portion is very very important for your half yearly examination, for your board examination, for competency based examination। यानी competency based question को solve करने के लिए ये फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो, ठीक है। कोई भी सेल है बेटा, उसके अंदर जैसे ही ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज सबसे पहले कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का क्या होगा बेटा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा पायरुवेट में, ठीक है। अब क्योंकि ग्लूकोज के अंदर बेटा कितने कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, 6। कितने कार्बन के मॉलिक्यूल, कितने कार्बन के एटम होते हैं, कितने कार्बन के एटम का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, 6, ठीक है। अब बेटा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, तो बेटा एक पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन होंगे, आप बोलोगे मैम 3 कार्बन होंगे। बात समझ में आई है? तो बेटा जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है, उसके साइटोप्लाज्म में जाएगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है इनटू व्हाट, इनटू पायरुवेट। एंड एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट बनते हैं बेटा, 2। जैसे ही ये पायरुवेट बन जाएगा, अब बेटा 3 जगह पर 3 अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म चलते हैं। नंबर 1 मैकेनिज्म कहां चलता है बेटा, ईस्ट में। ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, वैसे तो सारे फंजाई मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा, एक फंजाई एक फंगस जो कि यूनिसेलुलर है, दैट इज ईस्ट। एंड इसका एग्जांपल आप लोग याद कर सकते हो, सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी। अगर आप लोग ईस्ट के अंदर देखोगे बेटा, तो ईस्ट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एक इथेनॉल बनाएगा, दूसरा CO2 बनाएगा, एंड बेटा एनर्जी बनाएगा। एंड कितने एटीपी बनाएगा, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनाएगा। एंड बेटा क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, विल कॉल दिस रेस्पिरेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड इसका एक और नाम होता है, वी आल्सो कॉल इट फर्मेंटेशन। बात क्लियर हुई है? दूसरी जगह बेटा जहां पर रेस्पिरेशन चलता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो हमारे मसल सेल्स हैं, ठीक है, हमारे मसल टिश्यू, जिसकी वजह से मेरा हाथ मूव कर पा रहा है, उनके अंदर बेटा मसल सेल है, जिनको हम मसल फाइबर बोलते हैं। एंड उन मसल फाइबर को, उन मसल फाइबर के अंदर बेटा जी वो सेल है ना, तो उनके अंदर क्या चल रहा होता है बेटा जी, उनको भी एटीपी चाहिए, उनको भी एटीपी चाहिए। तो बेटा हमारे मसल फाइबर के अंदर, हमारे मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुवेट को तोड़ दिया जाता है। एंड जब पायरुवेट को तोड़ा जाएगा तो क्या क्या बनेगा बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से आपको थकावट होती है। जब मसल सेल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, तो बेटा हमें थकावट होने लगती है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही? दूसरा बेटा क्या बनता है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस क्या था पायरुवेट को तोड़ने का, एनर्जी बनाना। एंड यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं, अगेन यहाँ पर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है सारे बच्चों को? एंड तीसरा बेटा जी, तीसरा क्या होता है, नॉर्मल सेल। यानी कि अगर हमारे सेल को रेगुलर सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, तो उस केस में क्या होगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यानी ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये कहां होता है बेटा, हमारे नॉर्मल सेल के अंदर होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज गया सेल के अंदर,
साइटोप्लाज्म के अंदर गया, वहां पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट जैसे ही बना बेटा, पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया गया एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा वो टूटने लगता है, किसमें? CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है? तो बेटा ये जो फ्लो चार्ट है, यानी ये जो क्या बोलेंगे इसको, हम लोग इसको बोलेंगे पाथवे। यानी ये जो पाथवे है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एवरी नाउ एंड देन देखने को मिलता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रिमेंबर ऑल द स्टफ रिलेटेड टू दिस पार्ट। बात समझ में आ गई? अगला टॉपिक जो बेटा हमें कवर करना है रेस्पिरेशन के अंदर, उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अगर हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर हमारे नॉर्मल सेल को हम देखें, उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट है। यस मैम, क्यों चाहिए एटीपी? काम करने के लिए, काम करवाने के लिए। सेल को अगर कोई भी काम करवाना है तो एटीपी चाहिए होगा ना। एंड बेटा एटीपी कब बन रहा है हमारे नॉर्मल सेल में? जब हमारे नॉर्मल सेल के पास ऑक्सीजन है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा प्रेजेंट है? बाहर एनवायरमेंट में, राइट? हमारी बॉडी के सेल के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है ना, हमारी बॉडी के सेल के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा गैसेस जो होती हैं, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे बेटा आपके सेल के पास ग्लूकोज पहुंच गया, आपके सेल ने कहा कि भाई ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन लाओ, तो आपने लंबी सी गहरी सी सांस ली। एंड जैसे ही आपने सांस ली बेटा जी, तो बाहर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहाँ गए बेटा जी? सबसे पहले गए नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद गए बेटा नसल कैविटी, नसल कैविटी के बाद गए फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद गए लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद गए ट्रैकिया। एंड ट्रैकिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। ट्रैकिया से हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। कौन सा वाला क्वेश्चन आता है? लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, ट्रैकिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है, वो क्यों प्रेजेंट होती है? क्यों प्रेजेंट होती है? तो इसको आप कनेक्ट करना, समरसेबल की पाइप देखिए, जब हम समरसेबल को ऑन करते हैं तो वो समरसेबल की पाइप जो है वो फूल जाती है, लेकिन जैसे ही उसको ऑफ कर देते हैं वो पिचुक जाती है। देखिए आप लोगों ने। लेकिन बेटा क्या आप लोगों ने वॉशिंग मशीन वाली पाइप देखी? यस मैम, देखिए वॉशिंग मशीन वाली पाइप, जो ड्रेनेज वाली पाइप है बेटा, वो या तो उसके अंदर पानी चल रहा हो या पानी ना चल रहा हो, लेकिन कभी भी वो पिचुकती नहीं है। क्यों नहीं पिचुकती है? आप लोग को उसको ध्यान से एनालाइज करना, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके के छल्ले बने हुए होते हैं। देखिए आप लोगों ने एसी वाली पाइप, इसके अलावा आप लोगों की वॉशिंग मशीन वाली पाइप कभी भी कोलैप्स नहीं होती है। बात समझ में आ रही? तो बेटा आप लोगों से ये पूछा जाता है कि ट्रैकिया के अंदर ट्रैकिया के अंदर बेटा जी सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, वो क्यों होती है? ताकि बेटा जी आप लोगों की ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए। ट्रैकिया को ज्यों का त्यों रखने के लिए वहां प्रेजेंट होती है कार्टिलेज के रिंग, सी शेप्ड होते हैं। कैसे शेप होता है उसका? सी। लिख देती हूं मैं, ठीक है, सी शेप्ड होते हैं। उसके बाद बेटा जी ऑक्सीजन कहां जाएगी? ब्रोंकस में जाएगी। दो ब्रोंकस होते हैं, उसके बाद कहां जाएगी? ब्रोंकियोस में जाएगी। ब्रोंकियोस के बाद बेटा जी क्या होते हैं? बोरे होते हैं, राइट? जैसे आप लोगों को अगर आलू को स्टोर करना है तो बोरों में स्टोर करते हो ना, वैसे ही बेटा जी हर सेकंड पे सांस ले रहे हो, तो ये ऑक्सीजन कहाँ स्टोर हो रही है? ये ऑक्सीजन बेटा जी हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर मिलियन ऑफ एल्वियोलाई हैं, मिलियन ऑफ एयर के सैक हैं, एयर के बोरे हैं, जहां ये ऑक्सीजन को स्टोर किया जा रहा है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्लूरल है एंड एल्वियोलस इज द सिंगुलर टर्म फॉर दैट। एंड उसके बाद बेटा जी एल्वियोलाई से वो कहां भेज दिया जाता है? ब्लड, ब्लड तैरता 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 उसको कहां ले जाता है? सेल के पास। क्या बात क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो हर साल रिपीट होता है, जो कि सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर एवरी नाउ एंड देन रिपीट होता है, बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे पता करते हैं मैम कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर कोई चीज बेटा जी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बार बार आ रही है, दैट मींस द स्टफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोगों को छोड़ करके नहीं जाना है। सो कौन सा क्वेश्चन है बेटा जी? क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्यों तेज तेज सांसें लेते हैं? हम लोग तेज तेज सांसें क्यों नहीं लेते, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखोगे तो वो तेज तेज सांसें क्यों लेते हैं? सारे बच्चे अपने आंसर को कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के ड्रॉप करेंगे। एंड अगला वाला जो पार्ट है बेटा इसका ट्रांसपोर्टेशन, एंड अगला वाला पार्ट उसका एक्सक्रीशन, वो एक वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को सिंगल वीडियो के अंदर मिलेंगे, ठीक है? सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। अगर चीजें समझ में आई है तो वीडियो को शेयर करो। वीडियो को शेयर करने के अलावा बेटा आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेरी लगता है आप लोगों को, यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताइए कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को चाहिए। वैसे मैं 11th 12th 9th एंड 10th सारे क्लासेस के जो चैप्टर्स हैं वो इसी फॉर्मेट में बनाने जा रही हूँ। सो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।